हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय सत्यम सर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस पहले सेशन में, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं पहले इलेक्ट्रिकल वाले, मैं दूसरी जगह पे पढ़े होंगे पहले, है ना। लेकिन ये प्लेटफॉर्म दूसरा है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये चैनल जो होने वाला है ये इलेक्ट्रिकल के कंटेंट के ओरिएंटेड होने वाला है। और इसमें जो हम फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि फोर्थ सेमेस्टर वाले यूपी पॉलिटेक्निक तथा विभिन्न प्रकार के जो भी स्टेट पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ पे जिनका भी ये सब्जेक्ट होगा वो सभी बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट मैं पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, है ना, और वीडियो का लाभ लें, है ना, फ्री कंटेंट का लाभ लें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने साथियों तक, ताकि और बच्चे भी वीडियो से पढ़ सकें। तो बच्चों, आज के जो वीडियो में होने वाला है ये हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सिलेबस के बारे में, कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ना। इसका हम सिलेबस जानने वाले हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, इसमें जो फर्स्ट आपका चैप्टर आ जाएगा, फर्स्ट जो देखो इसका चैप्टर है वो क्या होने वाला है, इसके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखो, इसका फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका फर्स्ट यूनिट होने वाला है। और इस फर्स्ट यूनिट में जो आपको देखने को मिलने वाले हैं टॉपिक्स, वो कौन कौन से देखने को मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें फर्स्ट जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, है ना, जो आप इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पावर का आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक सेकंड रुकेंगे, जो इलेक्ट्रिकल पावर को आप ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसमें जो है सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं, है ना। सिंगल लाइन डायग्राम जो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानने वाले हैं, जो ये फर्स्ट यूनिट है आपकी इसके अंदर, ठीक है। सेकंड जो बच्चों हम जानेंगे इसमें, सेकंड हम क्या जानेंगे, सेकंड हम जानेंगे स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल यूज्ड इन इंडिया, है ना। इंडिया में स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल क्या यूज होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो जनरेशन होता है इंडिया में वो कितने केवी पर होता है। जनरेशन जो होता है जनरली वो 11 केवी या फिर आपका कितने पर होता है, 33 केवी पर होता है, 33 केवी पर, ठीक है। 11 केवी या 33 केवी के ऊपर जनरेशन होता है इंडिया में। इससे ऊपर अगर आप जनरेशन करने वाले हैं तो उसमें फिर आपकी इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो जनरेटर आप यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर जो इंसुलेटर्स लगे होते हैं, इंसुलेटर्स का मतलब जो इंसुलेशन होती है आपकी वाइंडिंग के ऊपर, या फिर जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर जो इंसुलेशन होती है, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों बच्चों का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कंटेंट जो रहेगा आपका वो बाइलैंग्वेज रहेगा, है ना। मैं दोनों बच्चों को समझाने वाला हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, है ना। तो आप लोगों को इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहना है। तो बच्चों देखो, स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल की अगर हम बात करें तो जनरेशन जो होता है वो जनरली 11 केवी पर होता है, 11 केवी और 33 केवी के ऊपर, ठीक है। इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको हम फिर स्टेप अप करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं इसको हम, ठीक है। स्टेप अप करके हम इसको कितने तक ले जाते हैं, हम इसे जनरली जो है 132 220 केवी तक ले जाते हैं, या तो 132 केवी तक करते हैं इसको स्टेप अप हम, है ना। 132 केवी तक या तो हम इसको स्टेप अप करेंगे, या फिर हम इसे कहाँ तक कर देंगे, 132 केवी, या फिर इसको हम 220 केवी तक हम इसको स्टेप अप कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको या तो 132 केवी या फिर 220 केवी यानी 220 केवी, ठीक है, इसको हम स्टेप अप कर देंगे। तो ये हमारा जो जब हम स्टेप अप करेंगे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। धीरे धीरे फिर जब आपने 220 की है ना, तो फिर जब आप इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन करेंगे, यानी कि जब आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे इस सप्लाई को, तो इसकी आप क्या करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज रिड्यूस करते चले जाएंगे। जैसे 220 आपने मान के चलिए आपने प्राइमरी ट्रांसमिशन किया, उसमें आपने जनरेटर की जो वोल्टेज है वो 11 केवी से 220 केवी तक कर दी, ठीक है। 220 केवी के बाद जो है आप उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन की तरफ जब आप लेके जाएंगे, तो आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके इसको आप 220 केवी से इसको आप कहाँ कहाँ पर ले जाएंगे, इसको आप 220 केवी से जो है इसको आप
घटा करके कहाँ पर ले जाएंगे, इसको आप 132 पर ले जाएंगे। ठीक है, फिर आप ये आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाएगा। इसके बाद जो बच्चों आप लोग करेंगे वो क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग करने वाले हैं, इसके बाद जो आप लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। उस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होने वाला है, 132 से फिर आप इसको 66 केवी पर लेकर जाएंगे। ठीक है, 66 से फिर आप इसको 33 केवी पर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे इसी तरीके से आपके घर पे जो आती है वोल्टेज वो कितनी आती है, वो आपकी 440 वोल्टेज 3 फेज में, और अगर आप सिंगल फेज की बात करेंगे तो 230 वोल्टेज जो है आपकी घरों पर आपको देखने को मिलती है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल के बारे में बात होने वाली है कि इंडिया में स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल क्या यूज होता है। देखो थर्ड जो इसमें टॉपिक रहने वाला है बच्चों, थर्ड टॉपिक जो इसमें रहने वाला है, थर्ड टॉपिक रहेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, है ना। ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं बच्चे, ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं उनको हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जैसे आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो मतलब लंबाई में छोटी हो, है ना। इनकी जो लेंथ होती है एक तरीके से वो कितनी होती है, वो जनरली 80 किलोमीटर से कम होती है ना। 80 किलोमीटर से कम वाली जो आपकी लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। ठीक है, 80 किलोमीटर से जो कम की होती हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं, उनको आप लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, है ना। 80 किलोमीटर से कम की जो होती है उनको आप क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, 80 से ज़्यादा, है ना, 80 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है, 80 किलोमीटर से ज़्यादा जिनकी लंबाई ट्रांसमिशन लाइन की 80 किलोमीटर से ज़्यादा हो, है ना, और आपकी 80 से ज़्यादा हो और किससे कम हो, जिन ट्रांसमिशन लाइन की 80 किलोमीटर से ज़्यादा हो और आपकी 200 किलोमीटर से कम हो, है ना, 200 किलोमीटर से कम हो, वो आपकी क्या कहलाती हैं, वो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहलाती हैं, है ना। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहलाती हैं। पहली कौन सी है, पहली है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जिनकी लेंथ 80 किलोमीटर से कम है, यानी कि जिनकी लंबाई 80 किलोमीटर से कम होती है। दूसरी होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो कि 80 किलोमीटर से ज़्यादा और 200 किलोमीटर से कम आपको देखने को मिलती है। और जो बच्चों थर्ड जो आपकी तीसरी टाइप की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, तीसरी टाइप की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपकी जो है 200 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस की जितनी भी लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो बच्चे वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस कहलाती हैं, है ना। उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस हो जाएगा। इसमें हम वेरियस पैरामीटर्स पढ़ेंगे, मतलब इसमें अलग अलग जो आपके पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे कि इसमें आपका टी मॉडल आ जाता है, पाई मॉडल आ जाता है ना, इनके बारे में हम जानने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद हम जानने वाले हैं, देखो फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई वोल्टेज फॉर बोथ एसी एंड डीसी पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई वोल्टेज, है ना, हाई वोल्टेज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, हाई वोल्टेज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस किस के लिए, एसी सप्लाई के लिए, एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए और डीसी पावर ट्रांसमिशन के लिए। यानी जब आप एसी सप्लाई का इस्तेमाल करके पावर ट्रांसमिशन करेंगे उसमें आपको हाई वोल्टेज की क्या विशेषता देखने को मिलेगी। भाई अगर आप एसी से पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, पावर को भेज रहे हैं कहीं पे, मान के चलिए आप, मैं जैसे मेरठ में बैठा हुआ हूँ, अगर मैं मेरठ से और चेन्नई भेज रहा हूँ पावर को, है ना, तो अगर मैं एसी से भेजता हूँ, हाई वोल्टेज एसी का इस्तेमाल करके अगर मैं भेजता हूँ तो मुझे क्या विशेषताएं देखने को मिलेगी, और अगर मैं डीसी का इस्तेमाल करके भेजता हूँ तो मुझे क्या विशेषताएं देखने को मिलने वाली है। वैसे बच्चों आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में, वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करते हैं तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डीसी पावर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डीसी सप्लाई के द्वारा हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है बच्चे, डीसी पावर के द्वारा हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, पावर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए जी, मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर होगी सभी के, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब जो है अपना अगली यूनिट देखते हैं। देखो अगली यूनिट कौन सी है हमारी, नेक्स्ट यूनिट जो है, देखो नेक्स्ट यूनिट होने वाली है हमारी सेकंड यूनिट, ये कौन सी रहने वाली है, एसी ट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें टोटली हमारा एसी ट्रांसमिशन आने वाला है। देखो एक एक करके इसके देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, देखो इसमें टाइपिकल लेआउट ऑफ एसी पावर सप्लाई स्कीम, है ना। एसी पावर सप्लाई स्कीम के लेआउट किस किस तरीके से होते हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड लाइन, है ना। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ओवरहेड लाइन जनरली हम उसको बोल देते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे सर के ऊपर से जाती है ना। सर के ऊपर से जाने का मतलब जो आप टावर्स पे उनको कनेक्ट करके रखें, है ना। और जब आप जनरली आप उसको पाओगे कि वो आपके सर के ऊपर ही होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, ओवरहेड लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, टाइपिकल लेआउट ऑफ एसी पावर सप्लाई स्कीम, है ना। एसी पावर सप्लाई स्कीम का
लेआउट आपका किस तरीके से होता है। ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि आपका कंडक्टर मटेरियल बच्चों कौन सा यूज हो रहा है ना, कंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे कंडक्टर मटेरियल आप कौन कौन सा यूज करते हैं, जैसे आप ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ACSR क्या होता है, देखो ACSR का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, है ना। इसे हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे ACSR की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। एक होता है आपका ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है ना, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के कंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल होता है ट्रांसमिशन लाइन में, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखो बात करेंगे किस चीज की, इसके बाद हम बात करने वाले देखो किस चीज की, इसके बारे बाद हम बात करने वाले बच्चों किस चीज की, देखो इसके बाद जो हम बात करेंगे लाइन सपोर्ट्स की बात करेंगे, है ना। लाइन सपोर्ट्स क्या होते हैं, लाइन सपोर्ट्स की बात करेंगे एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना। लाइन सपोर्ट्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे देखो लाइन सपोर्ट्स, जैसे कि आपका कौन कौन से सपोर्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, है ना, एंड देयर एप्लीकेशंस। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। देखो मैं सपोर्ट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये जनरली क्या बोल रहा है, ये बता रहा है आपको पोल्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। पोल्स जो होते हैं यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका एक आपका वुडन पोल होता है ना, एक आपका स्टील पोल होता है ना, एक आपका RCC पोल होता है। तो डिफरेंट टाइप के पोल्स हो जाते हैं सपोर्ट्स, जैसे कि आपके, ये तो हमारी बात हो गई पोल की। टावर्स भी होते हैं, है ना, जब आप हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे, जैसे आप 33 केवी को कर रहे हैं, 66 केवी को कर रहे हैं, 132 केवी को कर रहे हैं, 220 केवी को अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो उस केस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, टावर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं आप लोग, है ना। उस केस में आप टावर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो टावर्स के इस्तेमाल में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आप स्टील स्टील लेटिस टावर का इस्तेमाल करते हैं, आप स्टील स्टील लेटिस टावर का आप लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पर, ठीक है। स्टील लेटिस टावर का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो देखो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखो इसके बाद टॉपिक क्या आने वाला है, इसके बाद टॉपिक आने वाला है, देखो क्या, इसके बाद टॉपिक आने वाला है सैग इन ओवरहेड लाइन, है ना। सैग क्या चीज होती है, सैग क्या चीज होती है ओवरहेड लाइन में, है ना। ओवरहेड लाइन में सैग क्या चीज होती है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैग, सैग को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, व्हेन द प्रॉपर्टीज आर एट इक्वल और अनइक्वल लेवल्स, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सैग। देखो सैग क्या होता है, जैसे ये आपका एक खंबा है और ये दूसरा खंबा है, ठीक है। ये इनके बीच में क्या लटका हुआ है, इस तरीके से कंडक्टर लटका हुआ है ना, इसके इनके दोनों के बीच में, दो खंभों के बीच में तार लटका हुआ है, ठीक है। अब ये जो इसमें ये गैप आ रहा है ना, ये जो ये आपका गैप आ रहा है, ठीक है। ये जो आपका कंडक्टर होना चाहिए था किस तरीके से होना चाहिए था, स्ट्रेट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें बच्चों कुछ ग्रेविटी की वजह से, कुछ एटमॉस्फेयर इफेक्ट, टेम्परेचर की वजह से जो है ये क्या आ रहा है, इसमें गैप आ जा रहा है, नीचे की तरफ को ऐसे हो जा रहा है। अब इस गैप से अगर आप बचना चाहते हैं, है ना, अगर इस गैप से आप लोगों को बचना है तो आप लोग क्या करेंगे, इस गैप से अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोग क्या करेंगे, देखो इस गैप से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो एक सेकंड रुक जाएंगे। इस गैप से अगर आपको बचना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप सैग कैलकुलेट करेंगे, है ना, और फिर इसके अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके आप जो है इसको जो है क्या करेंगे, इसको आप एक तरीके से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। इसके एलिमिनेशन के जो है अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, AC ट्रांसमिशन के बारे में बातें होगी। अब देखो इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो इसमें क्या आ जाएगा चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, देखो नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ सैग, ये हमने बता दिया। जब आपका ये मान के चलिए दो खंबे जो हैं इक्वल लेवल पे हैं, तो सैग कैसा होगा, इस तरीके से होगा। मान के चलिए एक खंबा यहाँ पे लगा हुआ है, एक खंबा यहाँ पे लगा हुआ है, और ये किसी पहाड़ के ऊपर है ना, ये खंबे किसी पहाड़ के ऊपर लगे हुए हैं। तो इसमें जो बच्चों टेंशन आएगी, ये जो कंडक्टर लटका हुआ होगा वो इस तरीके से लटकेगा, है ना। कंडक्टर जो लटकेगा वो इस तरीके से लटकेगा। ये जो ये मैंने लटका हुआ दिखाया, क्या दिखाया, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि कंडक्टर जो आपने तार लगा रखे हैं दोनों खंभों पे, वो ये तार है, ठीक है। तो इसमें जो ये आपको गैप देखने को मिल रहा है, ये क्या कहलाता है, यही आपका सैग कहलाता है ना। तो जब आपके दोनों जो पोल्स हैं, जब आपके दोनों पोल्स जो हैं वो इक्वल लेवल पे हैं, देखो ये ग्राउंड पर है, ये इक्वल लेवल पे है, तो उस केस में सैग कितना होगा ये आप सीखेंगे, ठीक है। और अगर मान के चलिए पोल्स जो हैं वो अनइक्वल हाइट पर हैं, यानी कि असमान ऊंचाई पर हैं, जैसे ये ऊंचाई कुछ और है और ये ऊंचाई कुछ और है, ठीक है। तो इस केस में आपको सैग क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है बच्चे। इस केस में आपको सैग जो देखने को मिलेगा इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बात करेंगे, देखो
नेक्स्ट हम देखो क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, ये हमारी बात हो गई है ना, और इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखो बात करेंगे कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, है ना, ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, हम ट्रांसपोजिशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस की, मान के चलिए आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन हम किस तरीके से करते हैं, देखो ट्रांसपोजिशन जो करते हैं हम इस तरीके से करते हैं कुछ, जैसे हमने जो है इस नीचे वाले फेज को हम यहाँ ले गए, ठीक है, इस वाले को हम यहाँ लेकर आ गए और इस वाले को हम यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। ये किस लिए होता है, ये जनरली इंडक्टेंस को और आपका स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए, स्किन इफेक्ट तो इससे नहीं कम होगा, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट इससे कम हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का। ध्यान बच्चों, स्किन इफेक्ट आ जाता है, स्किन इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, चाहे आप डिप्लोमा लेवल पर बात करें, चाहे आप जेई लेवल पर बात करें, स्किन इफेक्ट आपको काफी जरूरी देखने को मिल जाता है, क्योंकि स्किन इफेक्ट क्या होता है, जब करंट आपका तार के अंदर से ना बह के तार की एक तरीके से स्किन पर, यानी कि तार की जो आउटर पार्ट है उससे होकर जब बहे आपका करंट, तो वो क्या कहलाता है, वो स्किन इफेक्ट कहलाता है ना। तो इसके बारे में भी हम गहराई से जानेंगे स्किन इफेक्ट क्या होता है। फेरेंटी इफेक्ट के बारे में जानेंगे, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट की बातें करेंगे, है ना। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने इधर से भेजा था कितना, इधर से आपने जो है 100 वोल्टेज अप्लाई किया था, जनरेशन आपने किया, मान के चलिए आपने जनरेशन कितना किया, 11 केवी पर जनरेशन किया, लेकिन रिसीविंग एंड पर जो आपका लोड एंड है ना, लोड एंड पे आपको कितना मिला, 12 केवी मिल गया, मतलब आपने भेजा कितना, 11 केवी भेजा, लेकिन आपको दूसरी साइड पर कितना मिल गया, 12 केवी मिल गया। तो बच्चों उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में आप कहेंगे कि सर इसमें क्या हो गया, इसमें जो है हमारा जो आउटपुट पर वोल्टेज है वो बढ़ गया, वो किसके कारण बढ़ता है, वो फेरेंटी इफेक्ट के कारण ही बढ़ता है ना। जब आपकी लो लोड की कंडीशन हो, जब आपने ट्रांसमिशन लाइन पे, यानी कि जो आपकी ये ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जब आपने इन पे कम लोड कनेक्ट किया होगा, तो उस केस में जो आपको देखने को मिलता है वो फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो सिलेबस को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है ना, बहुत आसान चीजें हैं, बस ध्यान से जब पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोरोना फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, देखो इसमें भी आपको कोरोना इफेक्ट एक देखने को मिलता है ना। कोरोना इफेक्ट जो है एक्चुअल जो हमारी लाइफ है उसमें कोरोना आने से पहले जो है इलेक्ट्रिकल में कोरोना पहले से मौजूद था। तो कोरोना की बात करेंगे, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, कोरोना को जो है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओएच ट्रांसमिशन लाइंस, यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस की हम लोग क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ओएच का मतलब क्या है बच्चों, ओवरहेड, यानी कि जो हमारे सर के ऊपर से जा रही है ट्रांसमिशन लाइंस, उनको हम क्या बोलते हैं, ओएच ट्रांसमिशन लाइंस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की ओएच ट्रांसमिशन लाइंस कौन कौन सी होती है ना। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। जनरली फॉर्मूला आ जाता है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं पढ़नी है इसकी, है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं पढ़नी है, उसने सिलेबस में मेंशन कर रखा है स्पेशली। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर हालांकि हम लोग पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपका एक सब्जेक्ट था जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका हम लोगों के टाइम में तो बीडब्ल्यू हुआ करता था, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आपके टाइम में जो है कुछ मेरे हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट का नाम होता है, मैं इस टाइम पर रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें आपने पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा। नहीं तो जो आपका थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट था, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, है ना, उसका नाम इलेक्ट्रिकल सर्किट था शायद, है ना, उसमें भी आपने पढ़ा होगा पावर फैक्टर के बारे में। मशीन आपने पढ़ी है तो आप जरूर जानते होंगे पावर फैक्टर क्या होता है। देखो इसमें भी आप पावर फैक्टर के बारे में जानने वाले हो, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, इफेक्ट्स ऑफ लो पावर फैक्टर, कम पावर फैक्टर के क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट जो देखो आप लोग जानने वाले हो, नेक्स्ट आप क्या जानने वाले हो, नेक्स्ट आप जानने वाले हो, देखो नेक्स्ट जो आप लोग जानने वाले हो, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग लो पावर फैक्टर, है ना। अगर पावर फैक्टर कम है तो इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों स्टैटिक कैपेसिटर क्या होता है, स्टैटिक कैपेसिटर हम किसको बोलते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस कंडेंसर हम किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और एसवीसी क्या होती है, ठीक है, सिंक्रोनस वोल्टेज कंडेंसर, ठीक है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है बच्चों, ये एक टाइप का सिंक्रोनस मोटर ही होता है जिसको हम नो लोड पर चलाते हैं, है ना। सिंक्रोनस मोटर को हम नो लोड पर चलाते हैं ओवर एक्साइटेड मोड में, है ना। अभी आप लोगों के शायद इतनी बात क्लियर ना हो, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, है ना। चलिए जी थर्ड यूनिट के ऊपर चलेंगे। अब देखो थर्ड यूनिट के ऊपर चलते हैं। थर्ड यूनिट कौन सा आ जाती है बच्चों, थर्ड यूनिट आ जाती है एचवीडीसी ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स, है ना। एचवीडीसी ट्रांसमिशन, एचवीडीसी ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स, ठीक है। एचवीडीसी ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो एचवीडीसी यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन, ठीक है।
HVDC का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। इसकी लेआउट स्कीम के बारे में बात करेंगे, डीसी लिंक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ डीसी लिंक्स, है ना। डीसी लिंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब टाइप्स, डीसी लिंक्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। देखो एक मोनोपोलर होता है बच्चों, एक बाइपोलर होता है और एक होमोपोलर होता है ना। 3 टाइप्स के डीसी लिंक्स होते हैं, बहुत आसान चीजें, बिल्कुल समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। मोनोपोलर लिंक होता है एक आपका बाइपोलर लिंक होता है, एक होमोपोलर लिंक होता है, तो इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे देखो HVDC कन्वर्टर स्टेशन। देखो HVDC को हम कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, आप लोग इस बात से भली बात ही जो है अवेयर हो गए मेरे हिसाब से कि जो हमारी डीसी है वो कभी भी ट्रांसफॉर्मर से कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती है ना भाई। अगर हमें एसी को अगर हमें कम या ज़्यादा करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चे अगर हमें डीसी को कम या ज़्यादा करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कन्वर्टर स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हमें कन्वर्टर स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम समझने वाले हैं, है ना। केवल इसका हम डायग्राम समझने वाले हैं कि हम इसको किस तरीके से कम करते हैं, है ना। इसको हम किस तरीके से कम करते हैं, इसके डायग्राम हम समझेंगे, जो भी इसका डायग्राम होगा, है ना, उसके डायग्राम के बारे में जानेंगे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ HVDC, HVDC का इंटीग्रेशन रिन्यूएबल एनर्जी इनटू एग्जिस्टिंग एसी ग्रिड्स, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी इनटू एग्जिस्टिंग एसी ग्रिड्स, ठीक है। HVDC लोकेशंस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में HVDC की लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं, जो कि एक तरीके से आपके लिए थ्योरी का टॉपिक होने वाला है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला चीजें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। देखो फैक्ट्स क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। देखो हाल ही में जो है कुछ PSU के एग्जाम्स हुए हैं, उनमें फैक्ट्स के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ज्यादा गहराई से नहीं आया था, लेकिन फैक्ट्स कंट्रोलर्स के बारे में पूछा गया था कि हम फैक्ट कंट्रोलर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। नीड ऑफ फैक्ट कंट्रोलर में हम यही जानेंगे। टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, SBS क्या होता है और स्टैटकॉम क्या होता है। देखो ये टॉपिक आपको ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हालांकि आप लोगों को थ्योरी लिखनी है तो उसके हिसाब से आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इतना आप गहराई में मत घुसना, ठीक है। और यूपीएफसी क्या होता है, यूपीएफसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेनेशन हम लोगों को केवल देखना है, इसके भी हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो बात करने वाले हम लोग, नेक्स्ट बात करने वाले हैं लाइन इंसुलेटर्स एंड अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में, ठीक है। लाइन इंसुलेटर्स एंड अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में देखो इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, फर्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, है ना, नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के सबसे पहले बारे में बात करेंगे। जैसे आपका इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होता है, माइका होता है, एस्बेस्टोस होता है, ठीक है, माइका होती है, माइका जानते हैं ना आप लोग, अभ्रक, ठीक है, माइका को हम हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। अभ्रक होता है, एस्बेस्टोस होता है, ठीक है, इसे हिंदी में भी एस्बेस्टोस ही बोलते हैं। कुछ सिरेमिक के मटेरियल्स होते हैं, है ना, सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं, कुछ सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट क्या हो जाता है, देखो नेक्स्ट हो जाता है ग्लास, है ना। ग्लास क्या होता है, ग्लास के बारे में बात करेंगे। देखो ग्लास के बारे में बात करेंगे कि इनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती है और इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं, है ना। कॉटन हो जाता है, कॉटन हो जाता है, सिल्क हो जाता है, जूट हो जाता है, पेपर हो जाता है, ठीक है। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। पेपर कौन कौन सा हो जाता है, ड्राई और इम्प्रेगनेटेड पेपर, ठीक है। रबर हो जाती है, रबर भी काफी अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। एक बिटुमिन हो जाता है ना। गैसियस मटेरियल हो जाते हैं, गैसियस मटेरियल कौन कौन से होते हैं बच्चे, गैसियस मटेरियल कौन कौन से होते हैं, देखो गैसियस मटेरियल आपके कौन कौन से हो जाते हैं, गैसियस मटेरियल हो जाते हैं जैसे कि एयर है ना, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और SF6 है ना। आप एयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसके तौर पे, इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे। हाइड्रोजन का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसके तौर पे बच्चों, इंसुलेटर्स के तौर पे। नाइट्रोजन और SF6 गैस, SF6 का मतलब क्या होता है, देखो SF6 जो है काफी जरूरी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि SF6 का मतलब क्या हो जाता है, सल्फर, सल्फर SUL, सल्फर हेक्सा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, है ना, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस हो जाती है SF6 गैस, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, SF6 गैस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये सभी जो है क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं टॉपिक ऊपर वाले सभी इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, इनकी हम प्रॉपर्टीज जानेंगे और इनकी एप्लीकेशंस जानेंगे, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं। जैसे कि आपका आपने ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर्स देखे होंगे, है ना। इंसुलेटर्स का काम क्या होता है, जो ट्रांसमिशन का आपका एक तरीके से खंबा है ना, मतलब जैसा आपका खंबा होता है उसके ऊपर इंसुलेटर लगे हुए होते हैं। भाई इलेक्ट्रिकल वाले हैं इतना तो सभी लोग जानते होंगे, बाकी जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाऊंगा। उस इंसुलेटर का काम क्या होता है, वो
आपके जो लाइव वायर है उसको किससे अलग करके रखता है, खंबे से अलग करके रखता है, यानी कि पोल से अलग करके रखता है, ताकि आपका खंबे के अंदर करंट ना आ जाए, है ना। क्योंकि मान के चलिए खंबे के अंदर करंट आ जाएगा तो खंबा आपका क्या है, खंबा आपका अर्थ में जो है एक तरीके से दबा हुआ है ना, अर्थ के कांटेक्ट में हो, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाएगा, एक फॉल्ट हो जाएगा वो, और उसको हम क्या बोलेंगे, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे इसको हम, या फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हम उसको बोलने वाले हैं। तो हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो फेज है वो ग्राउंड से ना कनेक्ट हो जाए, किसके थ्रू, पोल के थ्रू, मतलब खंबे के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बात करने वाले हम, नेक्स्ट हम किस चीज की बात करेंगे, लाइन इंसुलेटर्स की बात करेंगे, ठीक है। लाइन इंसुलेटर्स की हम लोग बात करेंगे, लाइन इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इंसुलेटर्स की, है ना। लाइन इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, मटेरियल्स इनमें कौन से इस्तेमाल होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं इनके, कोजेज ऑफ फेलियर ऑफ इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर फेलियर के जो आपके क्या क्या कोजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या किन किन वजहों से इंसुलेटर फेलियर आपको देखने को मिलता है। टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटर्स, है ना, इंसुलेटर की टेस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम किस तरीके से चेक करते हैं कि वो कितना लंबे समय तक या कितना वोल्टेज जो है वो झेल सकता है ना। तो ये टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटर्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे देखो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग, है ना। जो सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग होती है ना, आगे चल के बात करेंगे, देखो आगे चल के धीरे धीरे समझेंगे जैसे जैसे हम टॉपिक्स के ऊपर जाते जाएंगे। सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग्स जो होती है उनमें पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज जो है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या क्या होती है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखेंगे, है ना। और मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी, है ना। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स यानी कि कुछ इसके ऊपर हम कुछ सिंपल सवाल देखने वाले हैं, इसके ऊपर हम कुछ सिंपल सवाल देखेंगे। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे देखो बच्चों अंडरग्राउंड केबल्स की। अब देखो अभी तक तो हमने बात की किसकी, ओवरहेड लाइन की, है ना, यानी कि वह ट्रांसमिशन लाइन जो कि हमारे सर के ऊपर से जाती है ना, जो कि खंभों पर लगी हुई होती है, अलग अलग टाइप के पोल्स पर लगी हुई होती है ना, टावर्स पर लगी हुई होती है। अब देखो बात आ गई किसकी, अंडरग्राउंड केबल्स की। जो हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन है ये आप ओवरहेड लाइन से भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके पोल्स वगैरह हैं उनसे भी कर सकते हैं आप, पोल्स टावर्स के वगैरह के द्वारा भी। आप अंडरग्राउंड केबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, अंडरग्राउंड केबल्स का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान के चलिए अगर आप अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखो उसके बारे में भी फिर आपको केबल्स के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, है ना। केबल्स के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। केबल्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब देखो केबल्स का हम सबसे पहले बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्री कोर केबल, है ना। हम थ्री कोर केबल एक आपका टाइप का केबल होता है थ्री कोर केबल, हम उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स, है ना। केबल्स का जो है वर्गीकरण कितने टाइप्स का होता है, केबल्स फॉर थ्री फेज सर्विस, है ना। जो थ्री फेज आप क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिट करेंगे, उसमें आप जो है थ्री फेज में कौन कौन से केबल्स जो है आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। केबल्स फॉर थ्री फेज सर्विस यानी कि आप कौन कौन से टाइप्स का केबल इस्तेमाल करते हैं थ्री फेज के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेल्टेड केबल, है ना, एक बेल्टेड केबल होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, स्क्रीन केबल जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, प्रेशर केबल्स किस तरीके से होते हैं, प्रेशर केबल्स के बारे में बात करेंगे। लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, है ना, अंडरग्राउंड केबल्स को हम धरती के अंदर, जमीन के अंदर किस तरीके से डालते हैं, है ना। इसके डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हो जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट लेइंग मेथड, है ना, या फिर आपके जो है ड्रॉ इन मेथड हो जाता है। ये मतलब मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में भी बताऊंगा आगे चल के जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम जानेंगे केबल ज्वाइनिंग, है ना, केबल को हम किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, केबल ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फॉल्ट्स इन केबल, है ना, केबल में फॉल्ट्स जो है कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। फॉल्ट्स इन केबल यानी कि केबल में आपको फॉल्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे, फॉल्ट लोकलाइजेशन यूजिंग ब्लेवियर एंड लूप टेस्ट, है ना। एक तो आपका वारले लूप टेस्ट होता है, मुरे लूप टेस्ट होता है ना, एक ब्लेवियर होता है। ये आपके मेथड्स हो जाते हैं, इनसे आपको क्या पता चलता है कि फॉल्ट आपको कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे, मतलब आप क्या करते हैं मेथड्स का इस्तेमाल करके फॉल्ट कैलकुलेशन करते हैं, है ना। जो आप फॉल्ट का पता लगाते हैं कि केबल के अंदर फॉल्ट कहाँ पर हुआ है ना। तो फॉल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे कि केबल में फॉल्ट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और आप फॉल्ट को जो लोकलाइज मतलब फॉल्ट का आप पता लगा सकते हैं कि केबल में फॉल्ट कहाँ पर हुआ है, वो आप डिफरेंट टाइप के मेथड्स का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। और वो मेथड्स कौन कौन से हैं, लूप टेस्ट है, कौन सा लूप टेस्ट, मुरे लूप टेस्ट है,
एक आपका वर्ले लूप टेस्ट है, एक आपका बिहेवियर लूप टेस्ट है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। देखो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं देखो यूनिट 5 की। यूनिट 5 कौन सी आपकी? सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ठीक है, सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। देखो इसमें सबसे पहले सब स्टेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सब स्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं? आपके सब स्टेशन जो है कुछ बच्चों ऐसे भी होते हैं, एक तो आपके ओपन सब स्टेशन होते हैं, ओपन टाइप सब स्टेशन होते हैं, एक आपके क्लोज टाइप होते हैं। ओपन टाइप कौन से होते हैं? जैसे कि आपने जहां पे आप लोगों ने ट्रेनिंग की होगी ना अपने 3rd सेमेस्टर में, वो कौन से स्टेशन होते हैं? वो आपके ओपन टाइप सब स्टेशन होते हैं। लेकिन कुछ सब स्टेशन ऐसे भी होते हैं जो कि आपके बिल्डिंग्स के अंदर बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप स्टेशन बोलते हैं, क्लोज टाइप सब स्टेशन। देखो सब स्टेशन के बारे में बात करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनका वर्गीकरण कितने टाइप्स के होते हैं, एडवांटेजेस जानेंगे यानी कि इनके फायदे, इनके नुकसान डिसएडवांटेजेस, और इनकी एप्लीकेशंस यानी कि इनका इस्तेमाल आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे देखो सिंगल लाइन डायग्राम की, है ना। सिंगल लाइन डायग्राम की हम लोग बात करने वाले हैं। सिंगल लाइन डायग्राम किसका? 33 बाय 11 केवी का, है ना, 11 केवी बाय 400 वोल्ट सब स्टेशन का, है ना। इनके हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे कि इनका सिंगल लाइन डायग्राम आप लोगों को किस तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑक्सिलरीज, है ना। अलग अलग टाइप्स की जो आपकी ऑक्सिलरीज होती हैं, इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, एंड इक्विपमेंट्स एसोसिएटेड विद इट, है ना। फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑक्सिलरीज एंड इक्विपमेंट्स एसोसिएटेड विद इट, यानी कि देखो ऑक्सिलरीज का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स के जो सब स्टेशन है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और इनमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के बारे में, है ना। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कौन से होते हैं? देखो बच्चों ये काफी एडवांस टाइप के सब स्टेशन होते हैं, है ना। जहाँ पे मेरा घर है, मेरे घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर भी एक ऐसा सब स्टेशन है, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। ठीक है, इसमें आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, उनको जब आप अलग हटाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एक आर्क निकलती है ना। उस आर्क को अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो कि जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग हटते हैं तो उस टाइम पे आर्क आपको देखने को मिलती है। तो उस आर्क को अगर आपको बुझाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप जो है डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन क्या होता है? इसमें जब वो कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग हटते हैं तो क्या होता है? वो आर्क जो है आपकी, वो बहुत कम टाइम के अंदर ही आपकी क्या हो जाती है? एक तरीके से बुझ जाती है ना। जैसे आग बुझ जाती है ना, वो आग भी जो आपकी समाप्त हो जाती है कुछ वेरी, आप कह सकते हैं काफी स्मॉल टाइम के अंदर ही, है ना, बहुत कम टाइम के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिक्वायरमेंट एंड पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स किस किस चीज की होती है और पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, है ना। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। एक आपका एसी होता है, एक डीसी होता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एसी और डीसी, ओवरहेड और अंडरग्राउंड, है ना। एक ओवरहेड जो मैंने बताया आपको, जो आपका किसके थ्रू, पोल्स वगैरह के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके घर पे लाइट आती है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा ही आती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, एक अंडरग्राउंड केबल का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग बिलोंग करते हो चेन्नई वगैरह से, बेंगलोर साइड से, तो उधर जो है अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उधर इतने खंबे वगैरह नहीं होते हैं, तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं? अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करने वाले जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है एसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स, कनेक्शन स्कीम्स, और बच्चों एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके कौन कौन से होते हैं, है ना, और इनकी कनेक्शन स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ आपका सिलेबस था किसका? ये कुछ आपका सिलेबस था बच्चों किसका? ये आपका सिलेबस था कुछ, आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका इसका इस सब्जेक्ट का सिलेबस था, है ना। मेरे हिसाब से आप सभी को सिलेबस क्लियर हुआ होगा कि सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखो आपकी जो क्लास रहा करेगी वो अल्टरनेट डेज के ऊपर रहा करेगी, है ना। जैसे एक क्लास आपकी आज हुई है तो एक क्लास आपकी परसों होगी, है ना। तो हम जो है अल्टरनेट डेज के ऊपर क्लास किया करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है इस सब्जेक्ट को कराने के बाद आप लोगों को मशीन भी स्टार्ट कराऊं, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड भी। ठीक है, तो पहले तो हम फोकस करेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो फिर हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड को भी स्टार्ट करने की।
साथ ही साथ देखो जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हों, अगर कुछ बच्चे सेकंड सेमेस्टर के इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, FEEE बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि FEEE की भी क्लास लेकर आऊँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने देखे थे जो मुझसे कनेक्टेड थे पहले, वो काफ़ी डिमांड कर रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों के लिए फ्री में जो है यहाँ पे जो है आपका स्टार्ट करूँ वो सब्जेक्ट, ठीक है, तो ताकि आप लोगों की भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को अपना जैसा भी हो आपको रिव्यू देना है कि आपको सिलेबस पढ़ के कैसा लगा, है ना। और आप लोग अगर तैयार हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। आप लोग अगर पढ़ने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि जी सर हमें पढ़ना है ना। और जितने भी आपके रिव्यूज़ आएंगे मैं आप उन सभी रिव्यूज़ का वेलकम करूंगा, है ना, और इंतज़ार भी करूंगा, क्योंकि उन्हीं से ही मुझे पोटेंशियल मिलेगा आगे की वीडियोस डालने के लिए, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा, देखो इस सब्जेक्ट को तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, है ना, इस सब्जेक्ट को तो देखो मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही अच्छा आपको और बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे आपका इंतजार रहेगा आप लोगों के रिव्यूज़ का, कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग जिस भी कॉलेज से हो अपने साथियों के साथ ग्रुप में स्टेटस पर लगाकर वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हों, फोर्थ सेम वाले बच्चे हों या जो सेकंड सेम वाले बच्चे हों, वो ज़रूर से ज़रूर जुड़ पाएँ हमारे चैनल पर, है ना। इसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय सत्यम सरायवाल सर, ठीक है ना। इसका नाम क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय सत्यम सरायवाल, ठीक है। तो उस चैनल पर आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपको वीडियो उसी चैनल पर देखने को मिलने वाली है ना। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मेरे हिसाब से आप सभी को अब सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। जो मैंने सिलेबस आपको बताया इसको लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम जो है आप लोगों से विदा लेते हैं, है ना। और आपके रिव्यूज़ का हमें इंतजार रहेगा, मैं फिर कह देता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, जो भी आप लोगों की क्वेरी हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, है ना। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। और हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट को अपनी को, है ना। और मैं कोशिश करने वाला हूँ, आज फ्राइडे है तो मैं संडे में कोशिश करूंगा आपका लेक्चर लेने की, है ना। संडे के अंदर जो है मैं लेक्चर लेके अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है देखना एक बार और रिव्यू देना आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, बाय बाय, गुड नाइट।